नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। हमने अपनी पुरानी वीडियो में अरब आक्रमण के बारे में समझा था। आज हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज्ञात होगा जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में जब विदेशी आक्रमण को पढ़ते हैं तो विदेशी आक्रमण जब हम पढ़ते तो देखा था कि ईरानी आक्रमण और उसके बाद होता है यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमण में आता है महान सिकंदर, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था। तो जिस प्रकार विदेशी आक्रमण में प्राचीन भारत में ईरानी और यूनानी पढ़ते हैं, इसी प्रकार हम मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ते हैं। तो अरब आक्रमण के बाद आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? भारत पर तुर्क आक्रमण। और इस तुर्क आक्रमण को हम दो भाग में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक महमूद गजनवी का आक्रमण और एक पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो इसके भी हम दो भागों में इसको समझेंगे, तुर्क आक्रमण को। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे फिर वो आर्मी लेवल हो, एसएससी लेवल हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई भी आपका पुलिस भर्ती परीक्षा हो, सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं भविष्य में, आज हम उन पे चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमण को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमें यह समझना है अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण के बाद अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण हुआ। तो सबसे पहली जानकारी तो हमें ये मिली कि अरब के बाद क्या हुआ है? तुर्क आक्रमण हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम तुर्क को समझे तो देखिए, ये जो तुर्क है ना, अगर हम तुर्क को समझे कि तुर्क कौन थे, तो देखिए कहा जाता है कि जो तुर्क है ये चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं में निवास करने वाली एक बर्बर जनजाति है। लड़ाकू या एक प्रकार की बर्बर जनजाति माना जाता है। तो हमें अक्सर किताबों में लिखा मिलता है कि चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक बर्बर जनजाति है तुर्क। कहीं पर आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि जो ये तुर्क है ये मूल रूप से ईरानी है, लेकिन ये तुर्क वाले क्षेत्र में जाकर रहने लगे, इसलिए इन्हें तुर्क कहा जाता है। ठीक है, तो हमने समझा कि तुर्क कौन है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तुर्क आक्रमण का जो हम पहला भाग पढ़ेंगे महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी एक किस वंश से आता है? तो महमूद गजनवी आता है यामनी वंश से। तो हम इस पहले फेज में जो पढ़ेंगे वो है महमूद गजनवी। और मेरे प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी का जो संबंध है वो किस वंश से है? वो यामनी वंश से संबंध है महमूद गजनवी का। तो अब हम जिसको समझेंगे वो है यामनी वंश। तो हम यामनी वंश को समझेंगे और फिर समझने के बाद हम महमूद गजनवी पर चलेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जिसको पढ़ते हैं वो है यामनी वंश। या मैं इसको कह दूं गजनी वंश। तो मैं इसे यामनी वंश कहूं या गजनी वंश कहूं, बात एक ही है। तो आइए सबसे पहले इस यामनी वंश में हम जिस शासक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अल्पतगीन।
क्या नाम है? अल्पतगीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्पतगीन के बारे में कि अल्पतगीन कौन है। इसके बाद फिर आएंगे सुबूतगीन और सुबूतगीन के बाद आएंगे महमूद गजनवी। तो अल्पतगीन के बारे में समझते हैं। तो अल्पतगीन पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। अल्पतगीन जो है ये साहमानी वंश के अब्दुल मलिक का तुर्कदास है। तो ये जो अल्पतगीन है ये साहमानी साम्राज्य या वंश के जो शासक है अब्दुल मलिक का एक तुर्कदास है। ठीक है, तो ये दास होता था अल्पतगीन किसका? अब्दुल मलिक का। ये जो अब्दुल मलिक है, कहते हैं अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों लेकर संघर्ष चला इनके वंशजों के बीच में, और कहते हैं इसी का फायदा उठाया किसने? अल्पतगीन ने। और अल्पतगीन ने क्या किया? अल्पतगीन ने 10वीं शताब्दी में गजनी क्षेत्र में गजनवी वंश, या हम कह देंगे गजनी वंश की स्थापना की। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें दो जानकारी मिल गई। एक कि जो गजनी वंश है, जो गजनवी वंश है, इसकी स्थापना किसने की है 10वीं शताब्दी में? तो अल्पतगीन ने की है। और अल्पतगीन कौन था? तो एक साहमानी साम्राज्य अब्दुल मलिक का एक तुर्कदास होता था। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। और अल्पतगीन के बाद जो शासक बनेंगे वो कौन कौन बनेंगे, देखिए। अल्पतगीन के बाद एक शासक आएगा जिसका नाम है इशाक। कौन आएगा? इशाक। इशाक के बाद आएगा बलकतगीन, और बलकतगीन के बाद आएंगे पीराही। कौन आएंगे? पीराही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्पतगीन के बाद इशाक और फिर बलकतगीन, ये सब शासक बनते हैं किसमें? इसी अल्पतगीन के मरने के बाद इस वंश में। लेकिन इन सब की हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इस पीराही के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है सुबूतगीन, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये महत्वपूर्ण है सुबूतगीन। ठीक है, तो हम क्या समझे कि अल्पतगीन के बाद इशाक, फिर बलकतगीन, पीराई, और पीराई के बाद आता है सुबूतगीन। तो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सुबूतगीन। तो आइए सुबूतगीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुबूतगीन पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो क्या है? सुबूतगीन पे ये बनता है, सुबूतगीन प्रथम तुर्क शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो आप हमेशा याद रखिए कि सुबूतगीन पहला तुर्क शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया, और इन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया वो किया है 986 ईसा पूर्व में। और किसके खिलाफ किया है? जयपाल के खिलाफ, जयपाल के विरुद्ध। और जयपाल कौन है? जयपाल एक हिंदू शाही वंश का शासक है। तो जयपाल एक हिंदू शाही वंश का शासक है। इसके खिलाफ 986 ईस्वी में इस सुबूतगीन ने भारत पर हमला किया था, और सुबूतगीन पहला तुर्क शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई आपको। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सुबूतगीन है इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें
तो 977 से लेकर 997 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड, मतलब 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, सुबुदगीन जो है, इस सुबुदगीन के दो पुत्र हैं। एक का नाम है इस्माइल और दूसरे का नाम है महमूद गजनवी। तो कहते हैं कि सुबुदगीन के मरने के बाद इस्माइल उत्तराधिकारी बना। तो उत्तराधिकारी कौन बना था सुबुदगीन के बाद? इस्माइल बना था। लेकिन कहते हैं ये बात महमूद गजनवी को पसंद नहीं आई, और जब महमूद गजनवी को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरा बड़ा भाई इस्माइल उत्तराधिकारी बना है, तो कहते हैं इन दोनों के बीच, महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर फिर से युद्ध हुआ, और इसी उत्तराधिकारी के युद्ध को हम कहते हैं गजनवी का युद्ध। तो ये जो गजनवी का युद्ध है, ये उत्तराधिकारी को लेकर हुआ महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच में। लेकिन कहते हैं महमूद गजनवी की जीत हुई, और जब महमूद गजनवी की जीत हुई तो फिर इस्माइल के बाद जो अगला शासक बना वो कौन है? महमूद गजनवी। तो हम इस तुर्क आक्रमण में जिस शासक को हम पढ़ने वाले हैं वो है महमूद गजनवी। कि महमूद गजनवी ये वही व्यक्ति है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। तो याद रखिए, सुबुदगीन और महमूद गजनवी के बीच जो शासक बना था उसका नाम क्या था? इस्माइल था। तो अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है महमूद गजनवी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, महमूद गजनवी का टाइम पीरियड देखें तो महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है वो 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक है। 1030 ईस्वी तक, क्योंकि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो हम सबसे पहले हम क्या समझेंगे, देखिए महमूद गजनवी कहाँ का है? ये गजनी का है, और गजनी किस क्षेत्र में आता है? तो ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये आता है। ठीक है। और महमूद गजनवी का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो इसका संबंध आ जाएगा यामनी वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना अल्पतकीन ने 10वीं शताब्दी में की है। और महमूद गजनवी के जो पिता हैं वो पिता कौन है? सुबुदगीन है। ठीक है, तो सुबुदगीन पहला तुर्क शासक था जिसने भारत की सीमा पर हमला किया है। अब देखिए महमूद गजनवी के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं महमूद गजनवी की उपाधियों पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी की उपाधियां, कि महमूद गजनवी की कौन कौन सी उपाधियां हैं। एक, इसे इस्लाम का नायक कहते हैं। इस्लाम का नायक, एक तो इसे इस्लाम का नायक कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा एक उपाधि है इसकी गाजी। क्या उपाधि है? गाजी। याद करिए, जो बाबर है जिसने मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, बाबर ने भी अपनी एक उपाधि धारण की थी, गाजी। तो गाजी इन्हीं की उपाधि है। तीसरा हम देखें तो एक उपाधि और है इनके पास, इन्हें सुल्तान कहा जाता है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तुर्क शासक है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक।
क्योंकि इससे पहले किसी भी तुर्क शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए, कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक बताइए, तो आप बताएंगे महमूद गजनवी। ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक उपाधि और है जिसका नाम है बुत शिकन। क्या नाम है? एक उपाधि है जिसका नाम क्या है? बुत शिकन। बुत शिकन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बुत शिकन होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन है? बुत शिकन है। और बुत शिकन एक उपाधि धारण की महमूद गजनवी ने, क्योंकि महमूद गजनवी ने बहुत सारे हिंदू मंदिर पे हमला कर उनकी मूर्ति को तोड़ा था, इसलिए मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक है ना, ये बुत शिकन। तो ये महमूद गजनवी की उपाधि है। 1 2 3 4, ये नंबर 4 है। इसके अलावा देखिए दो और महत्वपूर्ण उपाधि है महमूद गजनवी की, वो कौन कौन सी है? एक का नाम है यामीन उद दौला। यामीन उद दौला। और एक और है जिसका नाम है आमीन उद मिल्ला। तो यामीन उद दौला या आमीन उद मिल्ला, ये दो उपाधि और है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी दो उपाधि आप हमेशा याद रखिए, एक सुल्तान वाली जो पहला तुर्क शासक बना जिसने ये उपाधि धारण की, इसके अलावा यामीन उद दौला और आमीन उद मिल्ला, ये दोनों उपाधियां भी किसकी है? महमूद गजनवी की है। और ये जो उपाधि है ये बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला। खलीफा कौन है? हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की है कि खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते हैं, एक प्रकार से धर्म गुरु होते हैं इस्लाम में। तो अल्लाह कादिर बिल्ला ये बगदाद के खलीफा थे। ये दोनों उपाधियां इन्हीं से मिली है इनको। और जो ये यामीन उद दौला है, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो जो यामीन उद दौला है इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो आमीन उद मिल्ला है ना, कहीं पर आपको आमीन मिलेगा, कहीं पर आपको यामीन मिलेगा। ठीक है। और इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो ये मुसलमानों का संरक्षक ये उपाधि कहलाती है। तो याद रखिए यामीन उद दौला और आमीन उद मिल्ला दोनों उपाधियां इन्हें बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला से प्राप्त हुई। इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो दूसरी इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। इसके बाद हम जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? देखिए इनके दरबार के संरक्षणकर्ता, इनके दरबारी कवि और इनके दरबारी इतिहासकार। तो इनके दरबार में किन किन को संरक्षण प्राप्त था, इनके दरबार में कौन कौन कवि रहे और इनके दरबारी इतिहासकार कौन कौन है, तो आइए हम इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जिसे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? वो है उत्बी। क्या नाम है इनका? उत्बी। और उत्बी के बारे में देखिए आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? महमूद महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछेंगे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार बताइए, तो आपका आंसर क्या आएगा? उत्बी। और उत्बी की जो रचना है
वो रचना क्या है? तारीख ए यामनी। तो तारीख ए यामनी, या मैं इसे कह दूं किताब उल यामनी। यामनी मतलब है एक प्रकार से जो यामनी वंश था, यामनी वंश की जो इतिहास है उसके बारे में उतबी ने लिखा है। तो ये दोनों आप याद करके जाइएगा कि तारीख ए यामनी और किताब उल यामनी ये किसने लिखी है? ये उतबी ने लिखी है। और उतबी कौन है? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो आ जाते हैं उसका नाम है फिरदौसी। तो फिरदौसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। वो इतिहासकार है, ये दरबारी कवि है। दूसरा देखिए, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है शाहनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि शाहनामा किसने लिखी, तो आप बताएंगे ये फिरदौसी ने लिखी है। इसके अलावा देखिए, ये जो फिरदौसी है, ठीक है, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। तो पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे फिरदौसी को। तो ये इनकी क्या हो गई है? उपाधि। तो अगर आपसे पूछे पूर्व का होमर उपाधि किसके, तो बता देंगे फिरदौसी की। फिरदौसी और जो महमूद गजनवी है इनके बीच में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध बताई जाती है कि कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को इतिहास लिखने के लिए कहा गया कि आप इतिहास लिखिए हमारा। तो कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने फिरदौसी को ये कहा कि आप इतिहास लिखिए, तो महमूद गजनवी ने कहा था कि आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही सोने की मुद्रा मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 50,000 शब्द लिखेंगे तो आपको 50,000 मुद्राएं मिलेगी। तो कहते हैं जब फिरदौसी ने, है ना, ये शाहनामा लिखी, तो कहते हैं शाहनामा लिखने के बाद जब ये महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचे तो कहा गया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, बहुत बड़ी पुस्तक लिख दी जिसमें लगभग 50,000 शब्द थे। तो अब इन्हें 50,000 सोने की मुद्राएं मिलनी थी। तो कहा जाता है कि फिर महमूद गजनवी मुकर गए, क्योंकि एक प्रकार से कहा जाता है इतिहास में कि महमूद गजनवी थोड़ा कंजूस टाइप का शासक भी रहा है। तो फिर इसने कहा कि मैं तुम्हें सोने मुद्रा के अलावा मैं तुम्हें चांदी की मुद्रा देता हूँ। तो फिर कहते हैं शाहनामा ये जो फिरदौसी है, फिरदौसी महमूद गजनवी से नाराज हुए और वो दरबार छोड़ के चले गए, क्योंकि महमूद गजनवी अपनी बातों से पलट गए थे। तो जब कहते हैं कि फिरदौसी जब गए तो फिरदौसी के नाराज होने के बाद फिर महमूद गजनवी का एहसास हुआ और फिर महमूद गजनवी ने जितनी सोने की मुद्रा की बात की गई थी उतनी सोना की मुद्रा जो थी वो फिरदौसी के घर पहुंचाई। लेकिन कहते हैं जब घर पहुंची तो कहते हैं कि फिरदौसी जब तक मर चुका था और उसकी लाश कहते हैं कि आंगन पे ही थी, लेकिन फिर जो मुद्रा थी सोने की वो उसकी पत्नी ने भी लेने से मना कर दिया। तो ये कुछ इतिहास में कुछ कहानियां बताई जाती है फिरदौसी और महमूद गजनवी के बीच में, ठीक है। और फिर फिरदौसी कहते हैं कि ये भी एक समझदार था कि जो शाहनामा है उसके बीच में कुछ खाली पेज छोड़ दिए थे। तो जब इनके बीच अनबन हुआ तो उन खाली पेज में महमूद गजनवी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी गई है इस शाहनामा में, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए एक और दरबारी कवि की हम बात करें तो वो है अल-बिरूनी। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो लगभग आपको अल-बिरूनी के बारे में पूछा जाता है। अल-बिरूनी भी एक दरबारी कवि है। क्या है? एक दरबारी कवि है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो रचना है वो रचना क्या है? किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद इनकी रचना है और कहते हैं अल-बिरूनी ने 11वीं शताब्दी में जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डाला। तो कहते हैं कि अल-बिरूनी ने जो 11वीं शताब्दी का जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उस पर बहुत गहरा प्रभाव
या जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर एक गहरा प्रभाव उन्होंने डाला है, मतलब एक प्रकार से प्रकाश डाला है गहरा। और जो अलबरूनी है ये बताते हैं कि इस समय 4 प्रमुख वर्ण व्यवस्था थी। तो आप हमेशा याद रखिए कि अलबरूनी ने, आपसे पूछेंगे कि अलबरूनी ने भारतीय समाज में कितनी वर्ण व्यवस्था बताई, तब बताएंगे 4 वर्ण व्यवस्था बताई है। किसने? अलबरूनी ने। ठीक है। और अलबरूनी के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए एक है उनसुरी। उनसुरी भी महमूद गजनवी के दरबार में ही थे। इसके अलावा अब तुसी भी महमूद गजनवी के ही दरबार में थे। इसके अलावा आप देखेंगे सलार मसूद गाजी, कहते हैं इनकी दरगाह तो बहराइच में है। बहराइच जो यूपी में आता है, तो यूपी के बहराइच में सलार मसूद गाजी, ये सब संरक्षण प्राप्त करता है महमूद गजनवी के समय। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महमूद गजनवी के समय हिंदू सेनापति भी थे। कहते हैं कि महमूद गजनवी जो एक सेना बनाई थी उस सेना में कुछ हिंदू सेनापति थे और उनमें से एक है तिलक। तो अगर आपसे पूछे बताइए महमूद गजनवी के सेना में हिंदू सेनापति कौन था, तो बताएंगे तिलक। और सेवंत राय का भी नाम आता है कि वो भी एक हिंदू सेनापति था महमूद गजनवी की सेना में। इसके बाद एक और है जिसका नाम है बेहाकी। क्या नाम है? बेहाकी। तो बेहाकी भी इनका दरबारी कवि है और इन्होंने जो रचना लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो रचना क्या है? तारीख है सुबुद्दीन। सुबुद्दीन कौन थे? महमूद गजनवी के पिता थे। तो उन पर इन्होंने इतिहास लिखा है बेहाकी ने। और बेहाकी की जो उपाधि है वो क्या है? पूर्व का पेप्स। तो पूर्व का पेप्स नामक उपाधि बेहाकी की है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने जो पढ़ा अब तक वो पढ़ा था कि महमूद गजनवी कौन था और महमूद गजनवी की उपाधियां की थी क्या थी, और इनके जो संरक्षण प्राप्त करता जो इतिहासकार जो कवि है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण। तो आइए चलते हैं महमूद गजनवी के प्रसिद्ध आक्रमण। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मेरे प्यारे बच्चों महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है? इलियट। तो इलियट इसकी जानकारी देता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है और वो कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। तो ये जो टाइम पीरियड है इसी टाइम पीरियड में 17 बार आक्रमण किया। कहीं पर आपको ये मिल जाता है कि 1001 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में, और कहीं मिलेगा आपको 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण हुआ है। पहला जो हमला था वो हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध जो सुबुद्दीन ने भी किया था, और जो अंतिम है वो किस पर है? जाटों पर। तो अंतिम जाटों पर था। तो आइए धीरे धीरे हम इनके आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य बताइए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य बताइए। इन उद्देश्य में जो मुख्य उद्देश्य है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है धन को लूटना। तो धन को लूटना ये मुख्य उद्देश्य है महमूद गजनवी का भारत पर 17 बार जो आक्रमण हुआ है उसका, है ना। लेकिन जो इनके जो दरबारी इतिहासकार है उतबी, अब इतिहासकार दरबारी है तो इन्हें कहते हैं कि उतबी ने कहा
कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य है वो जिहाद था, जबकि देखिए मुख्य कारण जो है वो धन को लूटना ही माना जाता है। बाकी ये तो इतिहासकार थे इनके दरबारी, तो इसी वजह से शायद हो सकता है इन्होंने लिखा हो कि उतबी ने ये लिखा है कि जिहाद इनका मुख्य उद्देश्य रहा। अगर हम अन्य उद्देश्य की बात करें तो अन्य उद्देश्य क्या क्या रहे? एक, हो सकता है महमूद गजनवी यश प्राप्त करने के लिए ऐसा किया हो, या कहते हैं कि अन्य उद्देश्य में हो सकता है कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए उद्देश्य से भी इन्होंने आक्रमण किया हो, और हाथियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी इन्होंने हमला किया हो। लेकिन इनका जो सबसे प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो केवल और केवल धन को लूटना है। हम देखेंगे किस प्रकार इन्होंने 1009 ईस्वी के आसपास इन्होंने नगरकोट जो ज्वालामुखी मंदिर उस पर हमला किया, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने अपार धन की लूट की थी। ठीक है, तो धन लूटना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आक्रमण पर। तो देखिए, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा, हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमला है वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश जो है उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया। और हिंदू शाही वंश के राजा कौन है? तो हिंदू शाही वंश के राजा कौन है? जयपाल। ठीक है, अगर आप नक्शे में देखना चाहे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चिनाव। यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है चिनाव। चिनाव से लेकर यहां मौजूद है हिंदकुश पर्वत और चिनाव नदी के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र किसका है? ये हिंदू शाही वंश। तो जो हिंदू शाही वंश है, बार बार चर्चा हम सुनेंगे हिंदू शाही वंश की। सुबुदगीन ने भी जो हमला किया था, जो पहला तुर्क शासक था, उसने भी जयपाल पर ही हमला किया, जो जयपाल हिंदू शाही वंश का था। तो हम बार बार हिंदू शाही वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदू शाही वंश को समझने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदू शाही वंश है वो जो चिनाव नदी है, चिनाव नदी से लेकर जो हिंदकुश पर्वत है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों किसका है? हिंदू शाही वंश का है। और हिंदू शाही वंश की जो स्थापना है वो एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने की थी, और कल्लर के बाद फिर आते हैं एक शासक जिसका नाम है जयपाल। और जयपाल पर हमला एक तो सुबुदगीन करता है, और सुबुदगीन के बाद इसका पुत्र महमूद गजनवी भी इस पर हमला करता है। ठीक है, तो बार बार हिंदू शाही वंश पर हमला होंगे। कहते हैं कि कम से कम ये तुर्क जो है, ये तुर्क कम से कम 5 से 6 बार हमला करेंगे इस हिंदू शाही वंश पर। अलग अलग राजाओं पर करेंगे, अलग अलग शासक भी करेंगे। ठीक है, तो हिंदू शाही वंश, और हिंदू शाही वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है काबुल। ठीक है, और जो हिंदू शाही वंश के इसकी जो राजधानी थी काबुल, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इनकी राजधानी एक बनी उदय भांडपुर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या है? उदय भांडपुर इनकी राजधानी है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी क्या थी? काबुल थी। और इनकी एक राजधानी हम कह सकते हैं वेहिंद। क्या कह सकते हैं? वेहिंद। ये सब राजधानी किसकी है? हिंदू शाही वंश की है। ठीक है, और जो ये तुर्क लोग हैं, ये तुर्क लोग यहीं से आते थे इसी, और फिर सबसे पहले इस पर हमला करते थे हिंदू शाही वंश पर। और जो महमूद गजनवी है ये किस दर्रे से भारत आता था? तो याद रखिए हमेशा ये खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा जो है ये भारत का प्रवेश द्वार है,
भारत का प्रवेश द्वार, यहीं से महमूद गजनवी भारत पर हमला करता था। तो ये पहला हमला है जो इस हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया गया जयपाल के विरुद्ध। इसके बाद देखिए महमूद गजनवी का जो दूसरा आक्रमण है, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध। तो दूसरा हमला भी जयपाल के विरुद्ध ही हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बार बार जयपाल के विरुद्ध हमले होते रहे इन तुर्कों के, तो कहते हैं जयपाल खुद को अपमानित महसूस कर रहा था, और जब खुद को अपमानित महसूस कर रहा था तो कहते हैं महमूद गजनवी ने कहते हैं कि जयपाल ने फिर आत्महत्या कर ली। तो आपसे पूछे वह शासक बताइए जिसने आत्महत्या की, तो आप बता देंगे जयपाल। ठीक है, क्योंकि सबूत की ने भी कहते हैं कि कम से कम 2 बार इस जयपाल पर हमला किया। फिर आप देख रहे हैं महमूद गजनवी ने कम से कम 2 बार हमला किया है जयपाल पर, जो हिंदू शाही वंश का राजा है। ठीक है, और फिर इसने अपमानित महसूस कर आत्महत्या कर ली। ठीक है, और उसके बाद महमूद गजनवी का जो हमला देखेंगे 1005 ईस्वी के आसपास, 1005 ईस्वी के आसपास ये मुल्तान पर हमला करता है, मुल्तान पर आक्रमण। और जब ये मुल्तान पर आक्रमण करता है तो मुल्तान का जो शासक है उसका नाम क्या है? दाऊद। तो मुल्तान का शासक है दाऊद। तो ये मुल्तान पर आक्रमण करता है 1005 ईस्वी के आसपास, और कहते हैं जब दाऊद को ये हरा देता है महमूद गजनवी, तो इसको हराने के बाद यहां पर सुखपाल नाम के व्यक्ति को, सुखपाल नामक व्यक्ति को इस मुल्तान की सत्ता सौंप कर वो वापस चला जाता है। और जो सुखपाल था इसने इस्लाम कबूल किया था। और जो एक सुखपाल है ये हिंदू शाही वंश जो है, हिंदू शाही वंश का ही वंशज है। तो हिंदू शाही वंश का वंशज सुखपाल को सत्ता सौंप दी मुल्तान की जब दाऊद को हराया, और सुखपाल ने इस्लाम कबूल किया था, ऐसा कहा जाता है। और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो महमूद गजनवी का एक विश्वास पत्र बना, और महमूद गजनवी जब वापस जा रहा था तो कहते हैं सुखपाल को सत्ता सौंप दी। लेकिन जब महमूद गजनवी जब वापस चले गए तो सुखपाल वापस से हिंदू धर्म को अपनाया, और जब वापस हिंदू धर्म को अपनाया तो ये महमूद गजनवी को पसंद नहीं आया। फिर कहते हैं जो अगला हमला जो होगा वो मुल्तान पर ही होगा, और मुल्तान पर किस पर होगा? इसी सुखपाल पर, क्योंकि इस सुखपाल को नौशा शाह कहा जाता है। तो अगला जो हमला है वो मुल्तान के शासक किस पर होगा? नौशा शाह। देखिए नौशा शाह ये सुखपाल ही है, क्योंकि सुखपाल ने जब इस्लाम को अपनाया तो इस्लाम को अपनाने के बाद इसका नाम क्या हो गया? नौशा शाह। तो जो अगला हमला करेगा महमूद गजनवी वो इसी नौशा शाह पर करेगा जो मुल्तान का शासक है, लगभग 1006 ईस्वी के आसपास। और इसके बाद 1008 ईस्वी के आसपास ये किस पर हमला करेगा? आनंदपाल पर। तो 1000 के आसपास, 1008 ईस्वी के आसपास आनंदपाल पर कहते हैं कि लगभग अपना छठा आक्रमण करता है। और ये जो आनंदपाल है ये भी किससे आता है? ये भी हिंदू शाही वंश से आता है। और जो हिंदू शाही वंश है इसमें सबसे पहले जयपाल आता है, क्योंकि जयपाल ने तो आत्महत्या कर ली। और फिर आता है आनंदपाल, और आनंदपाल के बाद आता है त्रिलोचनपाल। तो ये क्रम है, जयपाल के बाद आनंदपाल और आनंदपाल के बाद त्रिलोचनपाल। ठीक है, जब इसने आत्महत्या कर ली थी तो फिर अगला जो हमला हुआ वो आनंदपाल के खिलाफ हुआ 1008 ईस्वी के आसपास। और कहते हैं कि आनंदपाल को भी महमूद गजनवी ने हरा दिया। और फिर 1009 ईस्वी, 1009 ईस्वी है,
1009 ईस्वी में इसने महमूद गजनवी ने नागरकोट मतलब हिमाचल प्रदेश, और इस नागरकोट में एक मंदिर है जिसका नाम है ज्वालामुखी मंदिर पर हमला। और ज्वालामुखी मंदिर पर हमला कर इसने बहुत सारे धन को लूटा। नागरकोट हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर 1009 ईस्वी में ऐसा इन्होंने महमूद गजनवी ने किया। और इसके बाद महमूद गजनवी ने 1014 या 15 के ईस्वी के बीच में इसने किस पर हमला किया? त्रिलोचन पाल पर। क्योंकि कहते हैं त्रिलोचन पाल एक संघ बना रहा था इस महमूद गजनवी के खिलाफ, तो कहते हैं कि ये संघ मजबूत हो इससे पहले ही महमूद गजनवी ने त्रिलोचन पाल पर हमला कर दिया, जो हिंदू शाही वंश के ही आनंद पाल के बाद बने थे। तो 1014-15 ईस्वी की ये बात है। और त्रिलोचन पाल ने कश्मीर में जाकर शरण ली। तो जब कश्मीर में जाकर इन्होंने शरण ली तो कहते हैं कि अगला जो हमला होगा महमूद गजनवी का वो कश्मीर पर ही होगा। और कहते हैं 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन प्रतिकूल मौसम ना होने के कारण महमूद गजनवी इसको नहीं जीत पाया। तो कहते हैं, कहा जाता है कि महमूद गजनवी की शायद भारत में पहली हार होगी कि कश्मीर को नहीं जीत पाया, क्योंकि त्रिलोचन पाल हारने के बाद जब कश्मीर में जाकर शरण ली तो कश्मीर पर हमला करने का विचार महमूद गजनवी ने बनाया, लेकिन मौसम प्रतिकूल नहीं होने के कारण वो वहां कश्मीर को नहीं जीत पाया। तो शायद महमूद गजनवी की भारत पे पहली हार रही होगी। और कश्मीर के बाद इसने जो हमला किया है, देखिए इसकी 1014 ईस्वी में इसने हरियाणा के थानेश्वर पर भी आक्रमण किया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि महमूद गजनवी ने कब थानेश्वर पर हमला किया है। तो महमूद गजनवी, ये थानेश्वर जो है ये हरियाणा में आता है। तो हरियाणा के थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है चक्कर स्वामी, और चक्कर स्वामी मंदिर को इसने ध्वस्त करने का काम किया, है ना। और इसके बाद आप देखिए 1018 और 19 ईस्वी के बीच में इसने बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पर आक्रमण किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पर आक्रमण किया। और देखिए विशेष बात क्या है, जब कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो कन्नौज का जो राजा है उसका नाम है राज्यपाल। तो कन्नौज का जो राजा है राज्यपाल, ये कहते हैं कि महमूद गजनवी के डर से ही भाग खड़ा हुआ और मैदान छोड़कर भाग गया। जब ये राज्यपाल जो कन्नौज का शासक था, जब मैदान छोड़कर भाग गया, तो कहते हैं एक चंदेल शासक जिसका नाम विद्याधर है, विद्याधर इनसे नाराज हुए। और विद्याधर नामक जो शासक है, जो चंदेल शासक है, इन्होंने एक गुट बनाया, एक संघ बनाया, और संघ बनाकर इस जयपाल पर ही हमला कर दिया और जयपाल की हत्या कर दी। क्योंकि विद्याधर इनसे नाराज थे कि आप बिना लड़े ही, है ना, कि आप बिना लड़े ही मैदान छोड़कर चले गए हो। तो राज्यपाल की हत्या कर दी विद्याधर ने एक संघ बनाकर, ठीक है। क्योंकि अगर जयपाल भाग नहीं खड़ा होता तो वो शायद मथुरा वृंदावन पर शायद वो लूटपाट नहीं करते, तो मथुरा वृंदावन को भी तोड़ने का काम, इनके मंदिरों को तोड़ने का काम महमूद गजनवी ने किया है। इसके बाद महमूद गजनवी देखिए 1020 या 21 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी विद्याधर पर हमला करता है। किस पर करता है? विद्याधर पर। क्योंकि देखिए महमूद गजनवी किससे नाराज हो गया? विद्याधर से नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो बिना लड़े ही, महमूद गजनवी बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ और उसको मारने का काम विद्याधर ने किया, तो महमूद गजनवी नाराज हो गया, ठीक है।
तो महमूद गजनवी ने कालिंजर, ये कालिंजर के शासक थे, तो कालिंजर के शासक विद्याधर पर हमला किया। लेकिन इतिहास में बताया जाता है कि विद्याधर और महमूद गजनवी जो है इनके बीच में लंबा संघर्ष चला, लेकिन महमूद गजनवी इन्हें पराजित नहीं कर पाए, है ना। और कहते हैं बाद में शायद इनके बीच एक संधि हो गई होगी। लेकिन ये सही है कि महमूद गजनवी कभी विद्याधर को नहीं हरा पाया, जो एक चंदेल शासक है और कालिंजर का एक शासक होता था ये, ठीक है, लेकिन हरा नहीं पाया। तो आपसे यही पूछते हैं कि बताइए महमूद गजनवी किस भारतीय शासक को कभी नहीं हरा पाए, तो उसका नाम है विद्याधर, ठीक है। और फिर इसके बाद महमूद गजनवी जो है वो 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करते हैं। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये सोमनाथ मंदिर मेरे प्यारे बच्चों गुजरात में है। कहते हैं महमूद गजनवी का ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ का मंदिर गुजरात वाला, 1025 ईस्वी में इन्होंने किया है, ठीक है। और इस समय जो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीमदेव प्रथम। तो काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए जब महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उसमें शासक कौन है, तब बताएंगे भीमदेव उसमें शासक है। और जब सोमनाथ मंदिर से जब बहुत सारा धन लूट कर जा रहे थे, तो कहते जब धन लूट कर जा रहे थे, धन लूट कर जब वापस जा रहे थे, तो वापस जाते समय ये जो सिंध के जो जाट हैं इन्होंने महमूद गजनवी को काफी परेशान किया। कहते हैं कि महमूद गजनवी जो धन लूट कर जा रहे थे इस मंदिर से, तो इन जाटों ने भी उस धन को लूटने का काम महमूद गजनवी से किया था। तो कहते हैं कि जाटों ने बहुत परेशान किया महमूद गजनवी को। जब महमूद गजनवी वापस गए, तो वापस जाने के बाद तो अगला जो हमला करेंगे वो इन्हीं जाटों के विरुद्ध करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण। तो महमूद गजनवी का भारत पर जो अंतिम आक्रमण है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1027 ईस्वी में सिंध के जो जाट थे, सिंध के जाटों के विरुद्ध। तो इनका जो अंतिम आक्रमण है वो जाटों के विरुद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने जो देखा वो यामनी वंश में जो अल्पत गीत है वहां से लेकर महमूद गजनवी की उपाधियों पर, उनमें उनके दरबारी कवियों के बारे में और इनके जो 17 आक्रमण थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको 2 बातें और बता दूं। पहली देखिए, महमूद गजनवी का मूर्तिवाद के खिलाफ शायद जो पहला आक्रमण माना जाता है वो नागरकोट का ही है। नागरकोट का आक्रमण कहते हैं, नागरकोट का जो आक्रमण है जहां पे ज्वालामुखी मंदिर है जिसको ध्वस्त करने का काम महमूद गजनवी ने किया लगभग 1009 ईस्वी के आसपास, ये नागरकोट का हमला मूर्तिवाद के विरुद्ध ये शायद महमूद गजनवी का पहला हमला है। और फिर ये धीरे धीरे फिर वो थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर और फिर सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम करेंगे। और महमूद गजनवी का ऊतरी मैदान पर पहला आक्रमण, या मैं कह दूं, इसी को मैं कह सकता हूं, जिस गंगा और जो यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उस पर महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो कन्नौज पर था। और कन्नौज का राजा जो जयपाल था वो मैदान छोड़कर भाग गए, जिसकी हत्या फिर विद्याधर ने एक संघ बनाकर की, ठीक है। तो उत्तरी मैदान पर पहला आक्रमण या गंगा दोआब के बीच का क्षेत्र जो है उस पर जो पहला आक्रमण महमूद गजनवी का है वो यही माना जाता है कन्नौज का, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा
कि महमूद गजनवी ने किस प्रकार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो और महमूद गजनवी एक तुर्क था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक आपसे ये पूछा जाएगा, गजनी वंश का संस्थापक। तो गजनी वंश का संस्थापक पूछेंगे तो आप इसका क्या आंसर दे देंगे? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन गजनी वंश का क्या है? संस्थापक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, गजनी वंश का दूसरा नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, गजनी वंश का दूसरा नाम क्या है? तो गजनी वंश का दूसरा नाम आ जाएगा यामनी वंश। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पतगीन के बाद एक शासक आता है। तो अब आपसे पूछ सकते हैं, अल्पतगीन का उत्तराधिकारी। तो आप अल्पतगीन का उत्तराधिकारी क्या बताएंगे? सुबुदगीन। तो सुबुदगीन अल्पतगीन का उत्तराधिकारी है और अल्पतगीन जो है 977 से लेकर 997 तक शासक रहेंगे। आगे देखिए, अब आपसे पूछेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क बताइए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। आक्रमणकारी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सुबुदगीन। और सुबुदगीन ने कब आक्रमण किया था? तो सुबुदगीन ने आक्रमण किया है 986 ईस्वी में। और कहां पर किया है? हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर। तो हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर 986 ईस्वी में सुबुदगीन ने आक्रमण किया और इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी बना। हिंदू शाही वंश जो है ये हिंदकुश पर्वत तक इसका विस्तार था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सुबुदगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? सुबुदगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो सुबुदगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया है? इस्माइल को। और इस्माइल के बाद जो अगला शासक बनेगा उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। देखिए, सुबुदगीन ने तो अपना उत्तराधिकारी इस्माइल को नियुक्त किया था,
लेकिन ये बात महमूद गजनवी को पसंद नहीं आई और महमूद गजनवी और इस्माइल के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में महमूद गजनवी जीत जाते हैं। और जब महमूद गजनवी जीत जाएंगे तो 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये गजनी के शासक बन जाएंगे। कहीं पर आपको 997 मिल सकता है, कहीं पर आपको 998 मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? महमूद गजनवी कहां का शासक था? तो मेरे प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी कहां का शासक था? गजनी का, या मैं कह दूं अफगानिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया है भारत पर? 17 बार। और 17 बार 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। कुछ बुक में आपको यहाँ पर 1001 ईस्वी से लेकर भी मिल जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण। तो महमूद गजनवी का भारत पर जो प्रथम आक्रमण है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध। तो हिंदू शाही वंश के जो शासक जयपाल थे, इनके विरुद्ध महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण है। और इसी जयपाल पर महमूद गजनवी के पिता जो सुबुद्दीन थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था। बार बार जब ये अपमानित हो रहे थे, पराजित हो रहे थे बार बार, तो फिर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस हिंदू शाही वंश के शासक ने आत्महत्या की थी? तो आपका आंसर क्या जाएगा? शासक जयपाल ने। तो जयपाल ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन ये है, महमूद गजनवी ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया, उस समय मुल्तान का शासक कौन था? तो उस समय मुल्तान का शासक कौन है? तो आप बता देंगे दाऊद। तो दाऊद उस समय मुल्तान का शासक था जब महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। और दाऊद को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी ने सुखपाल को मुल्तान का शासक बनाया और सुखपाल ने
इस्लाम कबूल करने के बाद इनका जो नया नाम हुआ वो था नौशाह शाह। तो इन्हें नौशाह शाह के नाम से जाना गया। और जब गजनी वापस चला जाएगा तो वापस जाने के बाद नौशाह शाह जिसने इस्लाम कबूल किया था वो वापस से हिंदू धर्म को परिवर्तित कर लेगा खुद को। और जब हिंदू धर्म अपनाएगा दोबारा से तो फिर जब अगला आक्रमण जो करता है वो मुल्तान के इसी शासक पर करता है। तो आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी मुल्तान पर 2 बार हमला करेगा, एक बार जब दाऊद होगा और एक बार जब सुखपाल होगा जिसे नौशाह शाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे, महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के किस शासक को पराजित किया? तो हिंदू शाही वंश के किस शासक को पराजित किया है? तो आप बता देंगे आनंद पाल को, क्योंकि जयपाल ने जब आत्महत्या की तो हिंदू शाही वंश का जो अगला शासक बनेगा वो आनंद पाल बनेगा। और महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक आनंद पाल को पराजित किया। हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? जब महमूद गजनवी प्रारंभ में आक्रमण करता है हिंदू शाही वंश पर तो उस समय क्या राजधानी थी? तो उस समय आ जाएगी उदभांडपुर। तो उस समय क्या है? उदभांडपुर उस समय राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर कब आक्रमण किया? तो यहां पे आक्रमण किया है 1014 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। महमूद गजनवी ने 1018-19 ईस्वी में कन्नौज के किस शासक को हराया था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल नाम का एक शासक है जो बिना किसी संघर्ष करे ही एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर देता है महमूद गजनवी के सामने। ये 1018-19 ईस्वी की बात है। और जब ये आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर एक चंदेल शासक है जिसका नाम आ जाता है विद्याधर, जो एक गुट बनाकर फिर राज्यपाल पर ही हमला करते हैं। और इसलिए फिर महमूद गजनवी जो अगला हमला करता है 1020 ईस्वी के बीच में, वो करता है इसी चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ। लेकिन दोनों के बीच अच्छी संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कोई विजित नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि महमूद गजनवी किस भारतीय शासक को कभी नहीं हरा पाए। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? महमूद गजनवी
किस भारतीय शासक को कभी भी नहीं हरा पाए? तो कभी भी नहीं हरा पाए तो कौन आ जाएंगे? चंदेल शासक विद्याधर, इसे कभी भी महमूद गजनवी नहीं हरा पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनवी के साथ कौन प्रसिद्ध कवि भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ कौन प्रसिद्ध कवि भारत आया था? तो हम बता देंगे अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ आने वाला एक प्रसिद्ध कवि है भारत। अगला क्वेश्चन अल-ब्रूनी पे ही पूछेंगे आपसे। किताब उल हिंद, या हम कहते हैं तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की जो रचना है वो की है अल-ब्रूनी ने। और अल-ब्रूनी एक संस्कृत विद्वान था। इसके अलावा एक गणित विद्वान भी था। तो गणित और संस्कृत विद्वान अल-ब्रूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, काफी बार एग्जाम में हमने देखा है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? महमूद गजनवी। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है। इसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शाहनामा किसने लिखी? तो मेरे प्यारे बच्चों, शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। और ये जो शाहनामा है ये किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। और फिरदौसी की जो उपाधि है, फिरदौसी की जो उपाधि है वो उपाधि क्या है? पूर्व का होमर। तो इन्हें पूर्व का होमर कहते हैं। आगे देखिए, महमूद
गजनवी का दरबारी इतिहासकार। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है उनका नाम क्या है? उत्बी उनका नाम है। और उत्बी ने एक रचना लिखी है, उत्बी की जो रचना है वो क्या है? तारीख ए यामनी। तो तारीख ए यामनी किसने लिखी है? ये लिखी है उत्बी ने। और उत्बी ही वो व्यक्ति है जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण के मुख्य उद्देश्य यह बताया था कि इस्लाम का प्रचार या धर्म युद्ध, जिसे आप एक प्रकार से जिहाद कह सकते हैं। तो उत्बी ने बताया था कि महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का है वो जिहाद, धर्म युद्ध या एक प्रकार से इस्लाम का प्रचार है। बाकी हमें अच्छे से मालूम है कि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? धन को लूटना। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो क्या बता देंगे? सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर है। और जब महमूद गजनवी 1025 ईस्वी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो उस समय गुजरात का जो शासक है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और गुजरात का जो शासक था उसका नाम क्या है? भीमदेव प्रथम। महमूद गजनवी की उपाधियां क्या है? तो महमूद गजनवी की अगर उपाधियां आपसे पूछे तो एक आप बता देंगे बुत शिकन। तो बुत शिकन किसकी उपाधि है? तो बता देंगे महमूद गजनवी की। और इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, एक उपाधि इसकी ये भी है यामीन उद्दौला, और एक है यामीन उद्मिल्ला। ये सब उपाधियां इसे बगदाद के खलीफा बिल्ला कादिर से प्राप्त हुई थी। और एक उपाधि इसकी ये भी है सुल्तान। क्या है? सुल्तान। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ये प्रथम तुर्क था। महमूद गजनवी की
मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में हुई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसके सिक्कों पर संस्कृत मुद्रा लेख था? तो चांदी के सिक्कों के साथ जो संस्कृत मुद्रा लेख है वो आपके किन के सिक्कों पर है? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की सिक्कों पर संस्कृत में लिखा होता था, ठीक है। और जो देवी लक्ष्मी की जो आकृति है वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर होती थी। तो हमने एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। तो आज हमने महमूद गजनवी को पूरा किया है। अगली वीडियो में हम मोहम्मद गोरी पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एसके की 3 पुस्तक है। एक है सामान्य ज्ञान व्रत। हमें अच्छे से मालूम है कि आजकल के एग्जाम जो है वो बहुत डीप में आने लगे हैं, तो उसी प्रकार की हमें तैयारी करनी होती है। और मार्केट में जो सबसे अच्छी पुस्तक है सामान्य ज्ञान व्रत, और वो है एसके की, तो जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। एक हमारे पास है एसके बुक की सामान्य ज्ञान, जो एसएससी जीडी और एमटीएस में आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, जो केवल सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस पुस्तक की विशेष बात क्या है कि इसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। और एक पुस्तक हमारे पास है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो ये तीनों पुस्तक आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं, और खरीद कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी एमटीएस और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।